हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। ई कल्याण छात्रवृत्ति में देरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, झारखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। झारखंड में ई कल्याण छात्रवृत्ति जारी होने में 3 वर्षों से हो रही देरी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। शनिवार को आदिवासी छात्र संघ झारखंड के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्रों ने रांची कॉलेज मुख्य द्वार से मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स तक विशाल विरोध मार्च निकाला और सरकार को 48 घंटे के भीतर समाधान का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 तक की छात्रवृत्ति अब तक जारी नहीं हुई है, जिससे हजारों छात्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। DSP-MU छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने कहा है कि छात्रों का सब्र अब खत्म हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 48 घंटे के भीतर कोई ठोस घोषणा नहीं की तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने किया। उन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है और सरकार की चुप्पी छात्र समुदाय के साथ अन्याय है। छात्रों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। JLKM की पदयात्रा 90 किलोमीटर तय कर पहुंची रामगढ़, 9 दिसंबर को पहुंचेगी रांची। राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति और छात्रवृत्ति भुगतान सहित अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM की राज्य स्तरीय पदयात्रा शनिवार को तीसरे दिन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रामगढ़ जिला में प्रवेश कर गई। यह यात्रा 9 दिसंबर को रांची पहुंचेगी, जहां पार्टी की ओर से मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इधर मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ की अगुवाई में पदयात्रा हजारीबाग सदर से निकलकर डेमोटाड़ मोरांगी होते हुए चरही मोड़ पहुंचा। मौके पर महतो ने कहा कि संगठन खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करवाने की मांग पर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छात्रों के अधिकार, क्षेत्रीय स्वाभिमान और नियोजन से जुड़े सवालों पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग को लेकर पदयात्रा की जा रही है। वहीं पार्टी के केंद्रीय सचिव दीपक रवानी ने बताया कि पदयात्रा 9 दिसंबर को रांची के बुट्टी मोड़ पहुंचेगी। यहां कार्यकर्ताओं की बड़ी जुटान के बाद विधानसभा की ओर मार्च कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कल की कैबिनेट की बैठक में पेशा पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल सोमवार यानी कि 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। यह बैठक झारखंड प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट बैठक सोमवार को सेकेंड हाफ में होगी। बता दें कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ है। सोमवार को सत्र की पहली पाली में सदन में महत्वपूर्ण प्रश्न आने के साथ साथ अनुपूरक बजट पेश होगा। सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट की इस बैठक में पेशा नियमावली पर मुहर लग सकती है। IRCTC में नौकरी का झांसा देकर ठगी, गोड्डा पुलिस ने पकड़ा मास्टरमाइंड। 150 से ज्यादा लोग बने शिकार। गोड्डा पुलिस ने रेलवे की संस्था IRCTC में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश रोशन को रुपियामा गांव से पकड़ा गया। वह लंबे समय से फर्जी प्रशिक्षण केंद्र चालू कर लोगों को नौकरी का लालच देकर रुपए ऐंठ रहा था। अनुमान है कि उसके जाल में 150 से 200 लोग फंस चुके हैं। गोड्डा SP मुकेश कुमार के निर्देश पर ट्रेनी DSP कुमार गौरव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम को गुप्त सूचना मिली कि जिले में IRCTC की नौकरी के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है। इस आधार पर विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी और अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर निवासी राकेश रोशन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर लोगों को ठगता था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कीपैड मोबाइल फोन, IRCTC के नाम से तैयार फर्जी चेकलिस्ट, फर्जी एग्रीमेंट और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी के अनुसार आरोपी ने नगर थाना क्षेत्र में IRCTC के नाम पर एक फर्जी कार्यालय भी खोला था, जहां वह प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। कार्यालय में आने वाले युवकों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रेलवे में स्थायी नौकरी मिल जाएगी।
देवघर पहुंचे जेपी नड्डा, किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, विपक्ष पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को देवघर के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुमला जिला भाजपा कार्यालय का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और तुष्टीकरण, करप्शन और परिवारवाद की राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अड़िग रही है। इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि बाबा की नगरी में दर्शन करके अपार ऊर्जा मिली है, जिससे वे देश की तरक्की और प्रगति में लगाएंगे। कार्यालय उद्घाटन के बाद नड्डा सीधे सभा स्थल पहुंचे, जहां 12 बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन आयोजित किया गया था। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मौजूद कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। अतिथियों के स्वागत के बाद औपचारिक सम्मेलन शुरू हुआ। यहां नड्डा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को संगठित रहकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी को आगामी कार्यक्रमों में अधिक सक्रियता दिखाते हुए बूथ स्तर पर मजबूती लाने का आह्वान किया है। गुमला में बोलेरो ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचला। शादी समारोह से लौटते वक्त हुई घटना, एक की मौत, दूसरा रिम्स रेफर। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में महुआ डिपा के पास एक अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार 2 भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में 35 वर्षीय प्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके छोटे भाई 30 वर्षीय प्रवीण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर मारने के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर फैले खून और क्षतिग्रस्त बाइक को देखकर तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों ने बिना देर किए दोनों भाइयों को उठाकर सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया, लेकिन तब तक प्रकाश सिंह की सांसें थम चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच कर प्रकाश सिंह को मृत घोषित कर दिया। वही गंभीर रूप से घायल प्रवीण सिंह को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई सिसई प्रखंड के पंडरानी गांव के रहने वाले हैं। वे डोंबा डुडिया गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वापसी में जैसे ही वे महुआ डिपा के पास पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हजारीबाग जमीन घोटाला, एसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 गिरफ्तार। IAS विनय चौबे मामले से कनेक्शन। हजारीबाग जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें इंद्रदेव प्रसाद, शशि शेखर, जयप्रकाश यादव, चतुरु प्रजापति, हाजी कलाम और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इससे पहले इसी मामले में ACB IAS विनय चौबे तथा कारोबारी विनय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 2 अन्य प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई थी। ताजा कार्रवाई के बाद हजारीबाग में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस केस में गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 73 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें सदर विधायक प्रदीप प्रसाद का भी नाम शामिल है। जांच के दौरान ACB को जमीन घोटाले से जुड़े और लोगों की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर जांच का दायरा और विस्तृत किया जा रहा है। आरोप है कि हजारीबाग उपायुक्त रहते हुए IAS विनय कुमार चौबे ने सरकारी और वन भूमि में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की है। इस मामले की जांच ACB पिछले कई वर्षों से कर रही थी और जुटाए गए तथ्यों के आधार पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में बढ़ रही है हाड़ कपाने वाली कनकनी, न्यूनतम तापमान पहुंचा 3 डिग्री सेल्सियस, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे यह सभी जिलों को अपनी चपेट में ले रहा है। शनिवार को मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। गोड्डा में अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची में कांके का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। सुबह शाम आसमान साफ रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम से चल रही ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट बनाए रखेगी। दिन में हल्की धूप निकलेगी, मगर हवा में मौजूद तेज सर्दी लोगों को पूरी तरह राहत नहीं दे पाएगी। रात के समय कोहरा और पाला गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा दिख रहा है, जिससे सुबह यातायात पर भी हल्का प्रभाव पड़ा है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि आज 7 दिसंबर की रात के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड का प्रभाव बना रहेगा।
एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड पर मिली जमानत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को रांची स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 7-7 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आगामी सुनवाइयों में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यह उपस्थिति झारखंड हाई कोर्ट के उस निर्देश के बाद हुई है जिसमें ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से विशेष अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी कोर्ट में अनिवार्य है, इसलिए शनिवार को सीएम उपस्थित हुए। अब मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। क्लैट परीक्षा रांची में आज परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू। राजधानी में बनाए गए 4 परीक्षा केंद्र में आज रविवार को आयोजित होने वाली कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 के सफल एवं कदाचार मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध आज 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह निषेधाज्ञा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी की गई है। इसके प्रभावी होने के दौरान परीक्षा केंद्रों के समीप 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या हथियार लेकर चलना और किसी भी तरह की बैठक या आम सभा आयोजित करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ नगड़ी, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज नामकुम, निर्जा सहाय डीएवी पब्लिक स्कूल कांके और केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड कांके शामिल हैं। धनबाद में जहरीली गैस रिसाव के बाद प्रशासन ने की क्षेत्र खाली करने की अपील। प्रभावित लोगों को भ्रमण कराया गया पुनर्वास स्थल। धनबाद जिले के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव से हुई मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने लोगों को पुनर्वासित करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बताया है, जिसके बाद शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी दी। लोगों ने पुनर्वास की मांग रखी थी, जिसके बाद डीसी के निर्देश पर जीआरडीए की बस भेजी गई। लोगों को पजागरुक, बेलगड़िया टाउनशिप और करमाटांड का भ्रमण कराया गया ताकि लोग वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जान सके। लोगों को झरिया रिहेबिलिटेशन साइट विशेषकर बेलगड़िया और करमाटांड ले जाकर वहां की व्यवस्था दिखाई जा रही है ताकि लोग खुद देख सके कि उनके रहने, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। जीआरडीए की टीम मौके पर मौजूद रही और लोगों को पुनर्वास स्थल की सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। उधर गैस रिसाव की जांच और नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम जारी है। धनबाद में टेक्नीशियन सन्नी रजक की मौत। बरारी मोड़ के पास ओमनी वैन ने मारी टक्कर। 1 साल पहले हुई थी शादी। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बरारी मोड़ के पास शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिंदरी के रंगमाटी निवासी सन्नी कुमार रजक 32 वर्षीय की मौत हो गई। सन्नी पिछले 4-5 साल से टाटा कोलेरी में ठेकेदार के अधीन टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा था। बताया गया कि रात करीब 11 बजे वह ड्यूटी खत्म कर अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी सामने से आ रही एक ओमनी वैन ने अचानक तेज रफ्तार में उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सन्नी सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMCH भेज दिया। इधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही सन्नी के घर में मातम पसर गया है। परिजनों के अनुसार सन्नी की शादी सिर्फ 1 साल पहले ही हुई थी। उसका 1 माह का बच्चा भी है, जिसको लेकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में जंगली दंतैल हाथी ने एक व्यक्ति को कुचला। गांव में डर का माहौल। आनंदपुर प्रखंड के बिंजू पंचायत के रुंघी गांव के केंदाड़ी टोला निवासी सेम लुगुन 55 वर्षीय की शुक्रवार शाम को जंगली दंतैल हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना शाम लगभग 6 बजे हुई, जब सेम अपने खलिहान की ओर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार अचानक हाथी ने सेम पर हमला कर दिया। सेम ने अफरा तफरी में भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उन्हें अपनी सूंड से उठाकर खलिहान से करीब
करीब 10 से 20 फीट दूर एक छोटे आम के पेड़ के नीचे जो पटक दिया और अपनी पैर से उनके माथे को कुचल दिया। इस दौरान हाथी जोर जोर से गरज रहा था, जिससे पूरे गांव में डर फैल गया। घटना के बाद जंगली हाथी जंगल की ओर भाग गया। सूचना मिलते ही बिंजू पंचायत के मुखिया ज्योति सिंह ने वन विभाग को सूचित किया। मौके पर आनंदपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी तरुण सिंह ने वन रक्षियों को घटनास्थल पर भेजकर मृतक के परिजनों को 20,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की। घटना को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को पटाखे और टॉर्च भी वितरित किए। शनिवार सुबह आनंदपुर पुलिस ने केंदाड़ी गांव जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेजा। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। चतरा में पुलिस और राहुल सिंह गिरोह के बीच मुठभेड़, जुबेर अंसारी के पैर में लगी गोली। चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गिरोह के सदस्यों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ कारो मैदान के पास तब हुई जब एक कोयला कारोबारी पर हमले की सूचना पर पुलिस इलाके में गश्त तेज कर रही थी। चतरा एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कारो मैदान के नजदीक घात लगाए बैठे अपराधियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ में राहुल सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य जुबेर अंसारी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर तुरंत रांची के रिम्स में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके से एक पिस्टल बरामद की गई है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह गिरोह क्षेत्र में लगातार अपराधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। रांची में विकलांग बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या, जेवरात व कैश भी गायब। रांची शहर के सिंगमोड़ में एक दिव्यांग बुजुर्ग महिला की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग महिला की हत्या गला रेतकर की गई है। महिला के घर में रखे गहने और नकदी भी गायब हैं। रांची के हटिया सिंगमोड़ विजेता इंक्लाव स्थित फ्लैट में रहने वाली एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात को अपराधियों ने उनके फ्लैट में घुसकर अंजाम दिया है। महिला की हत्या के साथ ही अपराधियों ने घर में रखे लाखों रुपए की जेवरात भी लेकर फरार हो गए हैं। वारदात शुक्रवार रात की है। महिला विश्वासी हन्ना तिरु 60 वर्षीय विजेता इनकलाब स्थित फ्लैट में अकेली रहती थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वारदात स्थल की एफएसएल से भी जांच कराई गई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कुछ चीजों को जांच के लिए जब्त कर अपने साथ ले गई है। वही पुलिस शव को अपने कब्जे में लिया और रिम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में हटिया निवासी अनिल कुमार तिरु ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की टीम अपार्टमेंट और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। भाजपा किसान मोर्चा झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्यपाल से मुलाकात कर संथाल की समस्याओं से कराया अवगत। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता शुभम कुमार मंडल ने शनिवार को लोक भवन रांची में महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने संथाल परगना क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण जन समस्याओं एवं प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। शुभम कुमार मंडल ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर संथाल परगना में हो रहे फर्जी दस्तावेज निर्माण, बाहरी घुसपैठ तथा गोड्डा कॉलेज के फॉरेस्ट क्लियरेंस से लंबित निर्माण कार्य जैसी गंभीर समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम राष्ट्रीय चैंपियन शैलेश बेसरा बने बेस्ट प्लेयर। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता SGFI में झारखंड ने राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश की उमरिया में आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड ने पंजाब को रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में 6-5 से हराया। पूरी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अनुशासन, रणनीति, तालमेल और जज्बे का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता 1 से 6 दिसंबर तक अमर शहीद स्टेडियम उमरिया में आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता जीत के हीरो रहे शैलेश बेसरा, जिन्हें पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। टीम के कोच इमरान खान और मैनेजर जितेंद्र कश्यप के मार्गदर्शन में टीम ने राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासकीय पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए सोरेंग तथा राज्य खेल कोषांग के सभी सदस्यों ने टीम को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री दीपिका पांडे का आरोप, सरना कोड पर सिर्फ बोलती है भाजपा, आदिवासी मुद्दे पर कदम नहीं उठाती। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि यह सत्र जनता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर केंद्रित है।
उनके अनुसार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अनुपूरक बजट सहित कई जरूरी विधेयकों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। मंत्री ने केंद्र सरकार की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि SIR, जनगणना और परिसीमन को सरना कोड लागू किए बिना आगे बढ़ाना आदिवासी समाज की उपेक्षा जैसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा पहले ही सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज चुकी है, लेकिन उस पर अब तक निर्णय लंबित है। दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा पर आदिवासी मुद्दों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अधिकारों और पहचान से जुड़े विषयों पर केवल बयान देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं करती। मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरना कोड को तुरंत मंजूरी दी जाए ताकि झारखंड के आदिवासी समुदाय को उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को वैधानिक मान्यता मिल सके। रांची के मांडर में कुएं में डूबने से महिला की मौत। मांडर थाना क्षेत्र के कटसांचो निवासी 57 वर्षीय उषा ओरायन की शनिवार को कुएं में डूबने से मौत हो गई। उषा शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे अपने घर के पास स्थित कुएं पर पानी भरने गई थी। आशंका है कि फिसलकर वह कुएं में गिर गई थी। हादसे के बाद परिजन उसे कुएं से बाहर निकालकर मांडर के मिशन स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मांडर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिम्स परिसर में अतिक्रमण की गई जमीन पर चला बुलडोजर, खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर लोग। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की आवासीय कॉलोनियों में सालों से झोपड़ियों और मड़ई में अपने परिवारों के साथ रह रहे लोगों के घरों पर शनिवार को सरकारी बुलडोजर चला। बड़ी संख्या में पुलिस बल, नगर निगम की बुलडोजर टीम और रिम्स प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने बरियातू थाना के पीछे स्थित डॉक्टरों के क्वार्टरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इस अभियान का विरोध किया, जबकि बेघर हुए लोगों ने प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाले थे। एक सास बहू 3 नवजात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी प्रशासन को कोसती नजर आई। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है और यह अभियान रविवार को भी जारी रहेगा। जहरीली गैस से हुई मौत मामले में GM GC शाह सस्पेंड, JK मेहता को मिली जिम्मेदारी। धनबाद के केंदवाडी में जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई 2 महिलाओं की मौत के बाद BCCL प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया है। BCCL प्रबंधन के द्वारा PB एरिया के GM GC शाह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह BCCL मुख्यालय GM JK मेहता को PB एरिया की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय स्तर से मिले आदेश के बाद BCCL प्रबंधन ने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। BCCL मुख्यालय कोयला भवन DP मुरली कृष्ण रमैया ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। बता दें कि बुधवार को केंदवाडी के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था, जिसमें 2 दिनों के अंदर 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मौत के बाद BCCL अलर्ट मोड में आई। यह इलाका BCCL के PB एरिया में आता है। PB एरिया के GM GC शाह को घटना में शिथिलता बरतने को लेकर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। वंदे भारत चल सकती है पलामू के रास्ते, सांसद विष्णु दयाल राम ने रखी रेल मंत्री से मांग। सांसद विष्णु दयाल राम ने विभिन्न मामलों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने इस दौरान वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है। वे लगातार वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुलाकात के दौरान बताया गया है कि बरवाडी चिरीमिरी अंबिकापुर जो करीब 182 किलोमीटर है और शेरघाटी इमामगंज डाल्टनगंज जो 108 किलोमीटर है, दोनों परियोजनाओं का DPR तैयार होकर रेलवे बोर्ड को समर्पित किया गया है। रेल मंत्री ने पलामू सांसद को बताया है कि दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बरवाडी चिरमिरी अंबिकापुर रेल लाइन पूरा होने से कोलकाता से मुंबई की दूरी करीब 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं शेरघाटी इमामगंज डाल्टनगंज रेल लाइन पूरा होने से रांची और पटना की दूरी बेहद कम हो जाएगी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने रेल मंत्री से कोहरा के कारण रद्द हुए झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को फिर से चालू करने की मांग की है। इस दौरान रेल मंत्री से पलामू से लखनऊ तक के लिए एक नई ट्रेन की भी मांग की है। बता दें कि सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर पलामू में कई ट्रेन एवं रेलवे सुविधाओं की शुरुआत हुई है।
पाकुड़ आवासीय विद्यालय में नाइट गार्ड ने बच्चों को पीटा। बच्चों ने डीसी आवास पहुंच की शिकायत, वार्डन और प्रिंसिपल की मनमानी भी बताई। पाकुड़ जिला मुख्यालय के किताझोर मोहल्ले स्थित अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय का नाइट गार्ड विनय मिश्रा शराब के नशे में स्कूल परिसर पहुंचा और देर रात बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। नाइट गार्ड स्कूल के वार्डन का पति है। घटना के बाद कुछ बच्चे किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और सीधे उपायुक्त डीसी आवास पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों को उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत के बाद डीसी मनीष कुमार ने तत्काल प्रशिक्षु डीएसपी अजय आर्यन को मौके पर भेजा। डीएसपी ने विद्यालय पहुंचकर नाइट गार्ड को नशे की हालत में पाया और तुरंत उसे हिरासत में लिया। नगर थाना लाकर की गई जांच में उसके अत्यधिक शराब पीने की पुष्टि हुई। घटना के बाद अंचल अधिकारी अरविंद बेड़िया और नगर परिषद प्रशासक अमरेंद्र चौधरी विद्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। अधिकारियों के समक्ष बच्चों ने सामूहिक रूप से अपनी पीड़ा बयां की। उन्होंने बताया कि विद्यालय में नाइट गार्ड, वार्डन और प्रिंसिपल मनमानी करते हैं। बच्चों ने आरोप लगाया है कि उन्हें कीड़े लगे अनाज खिलाए जाते हैं, जिससे कई बार उन्हें पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या भी हुई। नाइट गार्ड उनसे पैसे मांगता है और वह अक्सर स्कूल परिसर में ही शराब पीता है। विरोध करने पर वह उन्हें मारता पीटता है। छात्रों ने बताया है कि वार्डन उनसे अपने निजी कपड़े धुलवाती है। कई बार किचन व अन्य कामों में भी जबरन लगाया जाता है। इसके अलावा ठंड के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कंबल और स्वेटर स्टोर रूम में रखे रहते हैं, बच्चों को नहीं दिए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रातें ठिठुरते हुए गुजारनी पड़ती है। 20,000 रुपए मांगने वाले थाना प्रभारी सस्पेंड। जमीन विवाद में आईजी से हुई थी शिकायत, जांच में आरोप सही पाए गए। पलामू जिले में पुलिस विभाग की सख्त कार्रवाई सामने आई है। पिपराटांड थाना प्रभारी सुबोध कुमार को जमीन विवाद के एक मामले में 20,000 रुपए मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसपी रीस्मा रमेशन ने की है। शिकायत के अनुसार सुबोध कुमार ने जमीन के मामले को सुलझाने के नाम पर एक दलाल के माध्यम से 20,000 रुपए की मांग की थी। इस संबंध में जोनल आईजी के स्तर पर शिकायत पहुंची, जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गई। जांच में पाया गया है कि आरोप सही हैं, जिसके बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से सुबोध कुमार के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। पुलिस विभाग के भीतर इस कदम को भ्रष्टाचार पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। साहबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड का खुलासा, बमकर चौधरी और दीपक वर्मा को पकड़ा। गिरोह से जुड़ी कड़ियां उजागर, बीते साल हुई थी हत्या। धनबाद में 1 अक्टूबर 2024 को अशरफी अस्पताल के सामने हुई चर्चित मोहम्मद साहबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों बमकर चौधरी उर्फ पंकज कर चौधरी और दीपक वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या के मुख्य आरोपी बमकर चौधरी शहर के भीतर ही छुपा हुआ है। सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। 5 दिसंबर 2025 की शाम टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया और बमकर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में बमकर ने अपनी संलिप्तता की पुष्टि की। पुलिस की पूछताछ में बमकर चौधरी ने खुलासा किया है कि बाहरी शूटरों को धनबाद में ठहराने की जिम्मेदारी दीपक वर्मा निभाता था। इसके बाद इस बयान के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और 6 दिसंबर की सुबह दीपक वर्मा को भी उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि पूछताछ में दीपक वर्मा ने स्वीकार किया है कि वह कुख्यात प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है। लातेहार में टायर फटने से चालक की मौत, टायर मरम्मत के दौरान हुआ हादसा। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में भूसाड़ नदी के पास सिलेंडर गैस से लदे एक वाहन का टायर पंचर होने के बाद चालक उमाशंकर सहाय 40 वर्षीय टायर की मरम्मत कराने के लिए उसे दुकान की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान टायर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पास खड़े उमाशंकर सहाय गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने आवाज सुनते ही दौड़कर देखा और तुरंत पुलिस व एम्बुलेंस को सूचित किया। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस चालक घायल को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में टोरी रेलवे फाटक बंद होने से एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक फंसी रही। स्थानीय लोगों के अनुसार इस देरी ने घायल चालक की स्थिति को और अधिक गंभीर कर दी। फाटक खुलने के बाद तुरंत एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और उमाशंकर सहाय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि यदि एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो उनकी जान बच सकती थी। चालक उमाशंकर सहाय जल मंदिर गोनावा गोंदापुर नवादा बिहार के रहने वाले थे और राजेश्वर प्रसाद के पुत्र थे। विष्णुगढ़ में खलिहान में रखा पुआल जलकर खाक। विष्णुगढ़ के उपरैली मोरगांव में शनिवार को खलिहान में रखे पुआल में आग लग गई, जिससे देखते देखते पुआल जलकर खाक हो गया। पुआल कछुआ निवासी विनोद बिहारी महतो का था। उसने बताया कि किसी ने पुआल में आग लगने की खबर दी। परिजन जब खलिहान की ओर दौड़े और हो हल्ला किया तो आसपास के लोग एकजुट होकर आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आधे पुआल को बचा लिया गया।
बाकी पुआल जलकर खाक हो गया है। उन्होंने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया है। पुआल में आग लगी से उनके समक्ष मवेशियों के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। जमशेदपुर में 16 लाख की ज्वेलरी चोरी का खुलासा, ताला तोड़कर की थी चोरी, 4 आरोपी गिरफ्तार, आभूषण बरामद। जमशेदपुर में एमजीएम थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों सुंदर कुजूर उर्फ कल्लू, रोहित गोप, मनीष राय और विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी किए गए 15 से 16 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह चोरी पोखारी निवासी महेश गोड के घर 29 और 30 नवंबर की रात हुई थी। परिवार 28 नवंबर को एक शादी समारोह में गया था, जिसके कारण घर में ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ा और सोने चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन समेत कई सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी के बाद पीड़ित द्वारा एमजीएम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापामारी अभियान चलाया और संदिग्धों पर निगरानी रखी। इसी क्रम में 4 आरोपी पकड़े गए। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी सुंदर कुजूर और रोहित गोप टूट गया और उन्होंने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया है कि चोरी के बाद आभूषणों को आपस में बांट लिया गया था और बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, लोहे का औजार, स्क्रू ड्राइवर और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। इसमें सोने का ब्रासलेट, मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन, कई जोड़ी टॉप्स, शादी की पायल और बिछिया शामिल हैं। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क बेनकाब, 81 पुड़िया के साथ 4 युवक गिरफ्तार। जमशेदपुर के गोविंदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त में शामिल गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 81 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल फोन और 2550 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जब्त की गई राशि नशीले पदार्थ बेचने से हासिल की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव कुमार उर्फ अमर, इमरान, जमुवन महतो और लखन मांझी के रूप में हुई है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उन्हें जल्द न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नया रोड और जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री होने की सूचना मिली थी। इसके बाद बनाई गई विशेष टीम ने छापेमारी कर चारों तस्करों को मौके से दबोच लिया। मंत्री इरफान अंसारी ने बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, दे दी बड़ी चेतावनी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है। मंत्री इरफान ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार राज्य को बकाया पैसा नहीं देती है तो झारखंड से खनिज संपदा जाने से रोक देंगे। साथ ही मंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि यदि हमें केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तो हम भी झारखंड से खनिज संपदा जाने से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य का बकाया पैसा देना नहीं चाहती है। मंत्री ने कहा कि झारखंड बीजेपी शासित राज्य नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती है। इरफान अंसारी ने भाजपा पर झारखंड के विकास का काम नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए विकास में सबसे बड़ा बाधक बताया है। राज्यपाल से मिला जदयू प्रतिनिधिमंडल, पेशा कानून लागू करने सहित 7 सूत्री मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है। इस संदर्भ में शनिवार को प्रदेश जदयू के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी मूलवासी हितों की रक्षा के लिए इसे अतिशीघ्र लागू करने का आग्रह राज्यपाल से किया। पूर्व मंत्री और जदयू नेता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचा जदयू शिष्टमंडल ने इस मौके पर राज्यपाल को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस शिष्टमंडल में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब जमील, प्रदेश महासचिव भगवान सिंह और प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार शामिल रहे। लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात के दौरान प्रदेश जदयू के नेताओं के द्वारा 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। जदयू द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा करते हुए राज्य में पेशा कानून लागू करने, राज्य में निरंतर गिरती कानून व्यवस्था चिंताजनक है, इस पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों में तमाड़ प्रखंड के केनाल क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए 3 बार शिलान्यास किया गया पर सड़क नहीं बनी। इसका निर्माण अविलंब कराने प्रशासन के सहयोग से पूरे राज्य में डियर बंगाल, डियर हुगली एवं अन्य नामों की अवैध लॉटरी के कारोबार पर पाबंदी लगाने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।